आप सभी का नाग पूर्णिमा फाउंडेशन में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे रेपो रेट के बारे में। रेपो रेट अभी चर्चा में है क्योंकि आरबीआई ने रेपो रेट में वृद्धि की है और ये पिछले 3 वर्षों का सर्वाधिक दर है अब तक। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। रेपो रेट क्या है, रेपो रेट के साथ साथ रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, ओपन मार्केट ऑपरेशन, बैंक रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, एसडीएफ, ये सब के बारे में भी चर्चा करेंगे। साथ ही हम लोग मौद्रिक नीति के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे और आरबीआई के बारे में भी चर्चा करेंगे जो भारतीय केंद्रीय बैंक है। और अंत में हम लोग विश्व में महंगाई की जो बढ़ती हुई स्थिति है उसके बारे में भी संक्षेप में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रेपो रेट के बारे में। तो रेपो रेट आरबीआई का एक ऐसा दर है जिस दर पर वाणिज्यिक बैंकों को उधारी दी जाती है, तो उसका हम लोग रेपो रेट कहते हैं। उसी तरह से जब वाणिज्यिक बैंक से आरबीआई लोन लेता है जिस रेट पर, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। अर्थात जो रेपो रेट है उसी का उल्टा रिवर्स रेपो रेट है, जिसमें आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों से ऋण लेता है या पैसा को अपने पास रखने के लिए लेता है। उसके बाद सीआरआर है, कैश रिजर्व रेशियो। किसी भी अनुसूचित बैंक को अपने एनडीटीएल का कुछ प्रतिशत आरबीआई के पास रखना होता है। ये सिर्फ और सिर्फ कैश में होता है और इस जो पैसा रखा जाता है कैश में आरबीआई के पास, उस पर कोई ब्याज नहीं मिलता। तो ये है कैश रिजर्व रेशियो। फिर है एसएलआर। एसएलआर में अनुसूचित बैंकों को अपने पास रखना पड़ता है रिजर्व के रूप में। ये कैश में भी रख सकते हैं, गोल्ड में भी रख सकते हैं या गवर्नमेंट सिक्योरिटी के रूप में भी रख सकते हैं। ये है एसएलआर। फिर ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन, इसके तहत आरबीआई सरकारी प्रतिभूति को खरीद या बिक्री करती है। अर्थात जब मार्केट में पैसा ज़्यादा रहता है, मतलब तरलता में वृद्धि होती है, तो मार्केट से पैसा को कम करने के लिए, तरलता को कम करने के लिए आरबीआई ने गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेचती है। बेचने का अर्थ है कि जो बेचेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटी को, तो मार्केट से जो एक्स्ट्रा पैसा है वो आरबीआई के पास आ जाएगा और इस तरह से महंगाई को कंट्रोल करते हैं। बैंक रेट रेपो रेट का ही एक रूप है। वस्तु तो ये दीर्घकालीन, मतलब दीर्घ कार्य के लिए लाया जाता है। जैसे कि रेपो रेट कुछ कम समय के लिए होता है और बैंक रेट ज़्यादा समय के लिए, दीर्घ अवधि के लिए होता है। फिर मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट है। किसी बैंकों को इमरजेंसी के लिए ओवरनाइट के रूप में जो ऋण देती है आरबीआई और उस पर जो इंटरेस्ट रेट लगाता है आरबीआई, उसी को एमएसएफ रेट कहा जाता है। एमएसएफ रेट बाकी रेटों की तुलना में ज़्यादा रहता है। फिर उसके बाद आता है एसडीएफ रेट। तो इस तरह से जितने भी है ये सब मात्रात्मक उपकरण हैं जिसके तहत आरबीआई देश में जो मुद्रास्फीति या मंदी होती है उसको नियंत्रित करते हैं। तो ये पूरे इकोनॉमी पर प्रभाव पड़ता है। लेकिन जो चयनात्मक उपकरण हैं, चयनात्मक उपकरण में सिर्फ किसी एक सिलेक्टेड क्षेत्रों को ही उसमें कंट्रोल किया जाता है। कृषि के क्षेत्र में हो, एजुकेशन के क्षेत्र में हो या एमएसएमई के क्षेत्र में। इस तरह से जो चयनात्मक है
वो सिर्फ एक क्षेत्र या एक से अधिक क्षेत्रों को चयनित करके किया जाता है, जबकि मात्रात्मक उपकरण इकोनॉमी के सभी क्षेत्रों में प्रभाव पड़ता है। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि रेपो रेट बढ़ने से इसका प्रभाव क्या पड़ेगा मार्केट पे और अर्थव्यवस्था पर। तो रेपो रेट अगर बढ़ा देते हैं तो वाणिज्यिक बैंकों के पास भी तरलता में कमी आएगी। इसका मतलब है अगर आरबीआई ने अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा तो वाणिज्यिक बैंक है, वाणिज्यिक बैंक में जो भी आएगा एसबीआई, बीओआई, तो ये लोग इनसे आरबीआई से कम ऋण लेंगे। जब ये लोग के पास कम पैसा रहेगा या कम तरलता रहेगा तो ये लोग मार्केट में इन्वेस्टर हो या ब्याज दर हो, वो लोग को भी ज़्यादा ऋण ज़्यादा इंटरेस्ट रेट लेगा। तो क्या होगा कि जो निवेशक या परिवार जो है वो लोग कम ऋण लेंगे। किससे? वाणिज्यिक बैंकों से। वाणिज्यिक बैंकों से कम ऋण इसलिए लेंगे क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है। और ये वाणिज्यिक बैंक इंटरेस्ट रेट क्यों बढ़ाया? क्योंकि आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दिया है। तो इस तरह से मार्केट में कम पैसा होगा, और मार्केट में जब कम पैसा होगा तो वस्तु या सेवाओं की कीमतों में कमी आएगी। तो इस तरह से फाइनली क्या होगा, मुद्रास्फीति को नियंत्रण कर लिया जाता है। और एक बार हम लोग देखते हैं, जब आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा देता है तो वाणिज्यिक बैंक कम ऋण लेते हैं आरबीआई से, अर्थात वाणिज्यिक बैंकों के पास तरलता में कमी रहती है। और जब तरलता में कमी रहती है तो वो निवेशकों या परिवार या जो भी उनसे ऋण लेंगे वो लोग से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट लेगी। कौन? वाणिज्यिक बैंक। तो लोग पैसा कम लेंगे। कम क्यों लेंगे? क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है। तो जब इंटरेस्ट रेट बढ़ा कमर्शियल बैंकों में भी, तो लोगों या इन्वेस्टर पैसा कम लेंगे ऋण के रूप में। और जब पैसा कम रहेगा तो कोई भी औद्योगिक इकाई हो जिसको विस्तार करने के लिए जो ऋण की ज़रूरत पड़ती है, या फिर कुछ अपना पूंजी लगाना होता है, कुछ मशीन खरीदना होता है, तो पैसे कम होने के कारण मशीन या जो भी चीज़ हैं जो आधारभूत के लिए आवश्यक है, आधारभूत सुविधाओं के लिए, वो सब में इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं। फाइनली क्या होता है कि प्रोडक्शन कम होता है, और जब प्रोडक्शन कम होता है तो लोगों के पास पैसे भी कमी होती है क्योंकि रोज़गार नहीं हो पाता। और इस तरह से मुद्रास्फीति को नियंत्रण किया जाता है। लेकिन वही चीज़ अगर रेपो रेट को कम कर दिया जाता है, रेपो रेट अगर कम कर देंगे तो वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से ज़्यादा ऋण लेगी, और इनके पास ज़्यादा पैसा रहेगा तो एक कम इंटरेस्ट बाकी निवेशकों से लेंगे। और जब कमर्शियल बैंक कम इंटरेस्ट रखेगी तो बाकी जो इन्वेस्टर है या परिवार है जिसको ज़रूरत है वो ज़्यादा से ज़्यादा ऋण लेंगे। और इस तरह से क्या होगा कि मुद्रास्फीति नियंत्रण जो मंदी रहेगा, मंदी से निकलने में योगदान देता है। ये जो प्रोसेस है ये सिर्फ और सिर्फ रेपो रेट पर ही नहीं होता है। अगर रिवर्स रेपो रेट भी करेंगे तो भी यही चीज़ हम लोग को देखने को मिलेगा। इसके पहले हम लोग देखे थे सीआरआर में भी अगर वृद्धि होगा तो भी वाणिज्यिक बैंकों में तरलता में कमी आएगी, वाणिज्यिक बैंकों की ब्याज दर में वृद्धि होगी, और ब्याज दरों में वृद्धि होगी तो परिवार की साख की मांग में कमी आएगी, अर्थात तरलता में कमी होगी। और जब तरलता में कमी होगी तो वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में भी कमी आएगी, अर्थात मुद्रास्फीति नियंत्रण। यही चीज़ अगर सीआरआर कम होगा तो वही चीज़ होगा जो पहले हम लोग देखे थे रिवर्स रेपो रेट या रेपो रेट में जब कम होता है तो, अर्थात जब सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो कम होगा तो वाणिज्यिक बैंकों के पास तरलता में वृद्धि होगी, कम ब्याज रेट होगा, और जब कम ब्याज दर होगा तो बाकी लोग ऋण ज़्यादा से ज़्यादा लेंगे अपने औद्योगिक इकाई को बढ़ाने के लिए या अपनी ज़रूरतों की पूरी करने के लिए।
तो इस तरह से CRR SRR भी होगा। ओपन मार्केट ऑपरेशन में देख लिए थे कि अगर मार्केट में पैसा ज़्यादा है तो RBI गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेचेगी, और जब मार्केट में पैसा कम है तो RBI गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीदेगी, जिससे पैसा मार्केट में चला जाएगा। ये है ओपन मार्केट ऑपरेशन। फिर बैंक रेट, ये सब के बारे में हम लोग चर्चा किए हैं। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि मौद्रिक नीति क्या है। तो मौद्रिक नीति किसी भी देश या राष्ट्र के वो नीति है जिसके तहत मुद्रा की प्रवाह को नियंत्रित की जाती है, और ये जो नीति बनाती है देश या राष्ट्र के केंद्रीय बैंक बनाती है। तो भारत के संदर्भ में जो केंद्रीय बैंक RBI है, RBI मौद्रिक नीति बनाती है। मौद्रिक नीति बनाने के लिए एक समिति गठित की जाती है, और उस समिति को मौद्रिक नीति समिति कहा जाता है। इनमें कुल 6 सदस्य होते हैं। 6 में से 3 सदस्य RBI के होते हैं और 3 सदस्य सरकार की होती है। मौद्रिक नीति का जो लक्ष्य है यह है कम और स्थिर मुद्रास्फीति, समावेशी विकास हासिल करना है, साथ ही साथ वित्तीय स्थिरता लाने की बात करती है, इसका लक्ष्य है। आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि भारत के केंद्रीय बैंक RBI के बारे में। भारत के केंद्रीय बैंक RBI एक्ट 1934 के तहत एस्टेबलाइज किया गया है। RBI एक्ट 1934 के तहत एस्टेबलाइज किया गया है। जब यह बैंक बना तब इनका जो हेडक्वार्टर था वो कलकत्ता में था, लेकिन 1937 के बाद से अब तक RBI का हेडक्वार्टर मुंबई में है। RBI का हेडक्वार्टर मुंबई में, साथ ही साथ इनका 4 स्थानीय बोर्ड भी है, जैसे दिल्ली में है, मुंबई में है, चेन्नई में है और कलकत्ता में है। अभी वर्तमान में गवर्नर हैं शशिकांत दास। इसकी कहानी को देखें तो RBI एक्ट 1934 के तहत बनता है और 1 अप्रैल 1935 में एस्टेबलाइज होता है। फिर 1 जनवरी 1949 को RBI का राष्ट्रीयकरण किया जाता है। तो इस तरह से जो RBI का इतिहास है उसके बारे में हम लोग देख लिए। अब देखना है कि विश्व में अधिकांश देश अब मुद्रास्फीति के चपेट में हैं, चाहे विकसित देश हो या विकासशील देश हो या अविकसित देश हो। हर देशों में कोविड-19 के बाद मुद्रास्फीति में वृद्धि देखी गई है। मुद्रास्फीति यानी सामान्य बोलचाल की भाषा में महंगाई का वृद्धि। किसी वस्तु का जो निश्चित दाम होता है वो निश्चित दाम से अधिक दाम का होना ही मुद्रास्फीति है। वर्तमान में अमेरिका की बात किया जाए तो अमेरिका में 8% से ज़्यादा है, जो आमतौर पर 1 से 2% ही रहती है। वहीं जर्मनी में महंगाई दर 8% के करीब है। ब्रिटेन में महंगाई दर 10% है। जापान में महंगाई दर 30% है। तो इस तरह से विकसित देशों में मुद्रास्फीति बढ़ी हुई है, और इसी का एक कारण है कि भारत में भी मुद्रास्फीति वृद्धि देखी जा रही है, क्योंकि भारत भी ग्लोबल इकोनॉमी का एक पार्ट है, ये कोई अछूता नहीं है। लेकिन वही अगर हाइपर इन्फ्लेशन की बात किया जाए तो टर्की में सबसे ज़्यादा अभी इन्फ्लेशन है, 80.3% है, जबकि अर्जेंटीना में 78.5%, रूस में 14.3%, नीदरलैंड में 12%
और स्पेन में 10.5% है। तो इसकी तुलना में अगर भारत की बात किया जाए तो उतना नहीं है जितना बाकी देशों में देखने को मिल रहा है। लेकिन बात यही है कि जब आंधी आती है तो कुछ पेड़ उखड़ जाते हैं तो कुछ पेड़ को झुकना पड़ता है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में अगर हम लोग कहें कि आंधी में अब झुकी हुई है, लेकिन अर्थव्यवस्था बाकी देशों की तुलना में मजबूत है, इसको उखड़ नहीं पाएगा। महंगाई या मुद्रास्फीति जैसे बाकी देशों में अभी हाहाकार मची हुई है। आज के इस वीडियो में इतना ही। हमारा प्रयास आपको कैसा लगा और इस प्रयास को लेकर आपका क्या सुझाव है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमें आपकी प्रतिक्रिया का तहे दिल से इंतज़ार रहता है। नमस्ते, जोहार, जय हिंद।